दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे प्रोफेसर की है जो एक गे है। उसकी फीलिंग्स आम लोगों से कुछ अलग है और ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी किस नजरिए से देखती है और हमारे ही लोग उस आदमी के साथ क्या कुछ करते हैं, उसके साथ कितनी दरिंदगी दिखाते हैं। आइए इस कहानी में जानते हैं। ये घटना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में घटित हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम सीरस नाम के आदमी को देखते हैं, जिसका पूरा नाम है रामचंद्र सीरस। वो रात में रिक्शे में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहा था। सीरस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मराठी का प्रोफेसर है और उसे रहने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मकान भी दिया गया था, जिसमें वो रहता है। सीरस अपने घर के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों से चढ़ने लग जाता है और पीछे पीछे रिक्शे वाला भी उसका सामान लेकर आ रहा था। तभी हम दो आदमियों को देखते हैं। एक ने डंडा लिया हुआ था और दूसरे ने कैमरा, और वो दोनों ही सीरस के घर की तरफ जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सीरस के कमरे से बहुत ज्यादा आवाजें आने लग जाती हैं, जैसे उसे कोई मार पीट रहा हो। और कुछ देर के बाद हमें सीरस को दिखाया जाता है, जो बिना कपड़ों के बैठा हुआ था। उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत गलत हुआ है। अगले सीन में हमें दीपू नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो न्यूज चैनल के लिए काम करता है। वो अपने काम में लगा हुआ था, तभी उसकी नजर एक खबर पर पड़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि अलीगढ़ में एक टीचर को गे होने की वजह से उस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। और दीपू को ये खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। शायद उसे इसी ही तरह की एक खबर की तलाश थी, क्योंकि ये खबर आम खबर से कुछ अलग थी। किसी के गे होने पर किसी को सस्पेंड कर देना, ये एक सेंसिटिव केस था, इसलिए दीपू इस कहानी को कवर करना चाहता था। दीपू अपने सीनियर के पास जाता है और उसे अलीगढ़ की खबर के बारे में बताता है कि वहाँ पर दो जर्नलिस्ट एक आदमी के कमरे में उनकी वीडियो बनाई, जब वो आदमी रिक्शे वाले के साथ कमरे में था। और जब ये खबर यूनिवर्सिटी तक पहुँची तो उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया। ये केस बहुत बड़ी स्टोरी बन सकता है, इसलिए मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए अलीगढ़ भेज दो। दीपू के सीनियर को भी ये खबर इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन वो दीपू की जगह किसी और को अलीगढ़ भेजने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत सारे लोग प्रोफेसर सीरस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन लोगों के चेहरे पर बहुत ज्यादा आक्रोश था, जैसे सीरस ने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी हो। दूसरी तरफ हम सीरस और उसके दोस्त श्रीधरन को देखते हैं। श्रीधरन उसे कहता है कि तुम यूनिवर्सिटी के लिए एक लेटर लिख दो कि उस रात जो भी हुआ तुम उसके लिए शर्मिंदा हो। और फिर सीरस एक माफीनामा लिख देता है। सीरस की फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेला इस घर में रहता है। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन उस घटना के बाद अब उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उसकी जिंदगी में एक तूफान सा आ गया है और इस तूफान में उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। और यहाँ हम दीपू को देखते हैं। वो फिर से अपनी सीनियर के पास जाता है और उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, और फाइनली उसके सीनियर अलीगढ़ जाने के लिए उसे परमिशन दे देती है। इस तरह दीपू अपने दोस्त के साथ अलीगढ़ पहुंच जाता है। लोगों से पूछताछ करने के बाद दीपू को प्रोफेसर सीरस का घर मिल जाता है, लेकिन जब वो वहां जाता है तो घर पर ताला लगा हुआ था। दीपू शाम तक सीरस की वेट करता है और आखिरकार सीरस घर पर आ जाता है। दीपू सीरस के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। सीरस को लग रहा था कि दीपू उसकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इसलिए वो उसे अपने घर के अंदर आने की परमिशन दे देता है। तभी दीपू का दोस्त बाहर से ही सीरस के घर की फोटो क्लिक करने लग जाता है, और ये देखकर सीरस को समझ आ जाता है कि ये कोई स्टूडेंट नहीं है, बल्कि ये कोई न्यूज चैनल वाले हैं। और जैसे कि हमें पता है कि सीरस की लाइफ में इतनी उथल पुथल सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों की वजह से ही हुई है, इसलिए वो अब पत्रकारों से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा है। वो तुरंत ही अंदर से अपना एक छाता लेकर आता है और उन दोनों को छाते से डराते हुए बाहर निकाल देता है। अगले दिन दीपू यूनिवर्सिटी जाता है। वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के हेड कह रहे थे कि प्रोफेसर सीरस जो काम करते हुए पकड़े गए हैं, इसके चलते उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए मकान को खाली करने का नोटिस भेजा जा रहा है, क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है। तभी दीपू उन लोगों से एक सवाल करता है कि जो दो लोग उस रात को सीरस के घर में बिना पूछे अंदर चले गए, आखिर उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। लेकिन दीपू के सवालों का कोई जवाब नहीं देता। दीपू के पास बैठा हुआ एक प्रोफेसर दीपू की तारीफ करते हुए कहता है कि जो सवाल तुमने उठाया है वो सवाल शायद ही कोई पत्रकार उठा सकता। तुमने
बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ हम देखते हैं कि सीरस के घर में एक आदमी आता है बिजली काटने के लिए। सीरस उसे रोकने की कोशिश करता है कि अभी तो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से 7 दिन मिले हैं इस मकान को खाली करने के लिए, फिर आप अभी से क्यों बिजली काट रहे हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि अब से 4 घंटे ही बिजली मिलेगी। अब दीपू रात को फिर से सीरस के घर आता है। वो देखता है कि सीरस अपनी कटी हुई लाइट को ठीक कर रहा था और फिर दीपू उसकी मदद करते हुए उसके घर की लाइट ठीक कर देता है। दीपू कहता है कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन जो 2 लोग जबरदस्ती आपके घर में घुस आए वो बहुत गलत हुआ। सीरस दीपू से कहता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब एक साजिश थी। कुछ लोग मुझसे जलते हैं, ये सब ये का काम है। एक तो मैं बाहर से हूँ और यहाँ उर्दू बोलने वालों को मराठी सिखाता हूँ, शादीशुदा लोगों के बीच अकेला रहता हूँ। इसके बावजूद मुझे लैंग्विस्टिक डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया और इसी के चलते जनवरी के लास्ट में मुझे एक प्रोफेसर ने धमकी दी थी कि वो मुझे ज्यादा दिन तक चेयरमैन की कुर्सी पर टिकने नहीं देगा। और कुछ दिनों के बाद मेरे साथ ये सब हो गया। सीरस उस रात के बारे में भी बताता है कि जो कुछ भी हुआ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जानबूझकर किया गया। उस रात को मैं और मेरा दोस्त कमरे में साथ में थे, तभी हमारे कमरे के अंदर 2 आदमी आ जाते हैं। एक के हाथ में डंडा था और दूसरे के हाथ में कैमरा। वो आदमी हम दोनों को डंडे से पीटने लगा और हमें कपड़े भी नहीं पहनने दिए। उसी वक्त यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसर भी आ जाते हैं, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि सीरस के घर में ये सब होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और दल खड़ा हो गया है। ये लोग सीरस के सपोर्ट में थे, जो उसे इंसाफ दिलाने के लिए नारेबाजी कर रहे थे। और जब बड़े बड़े लोगों को पता चलता है कि सीरस का पक्ष मजबूत है तो वो लोग सीरस के पास जाते हैं और उससे केस लड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं आपको इंसाफ दिलाने के लिए 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने आवाज उठाई है और उनके लिए आपको लड़ना ही चाहिए। और आपके केस को जाने माने एडवोकेट विजय ग्रोवर लड़ना चाहते हैं। पहले तो सीरस डर रहा था, लेकिन उनके समझाने पर वो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अब यूनिवर्सिटी से जो 7 दिन की मोहलत सीरस को दी गई थी वो अब खत्म हो चुके थे, इसलिए सीरस उस मकान को खाली कर देता है। बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। सीरस से तरह तरह के सवाल किए जाते हैं कि आपको कैसा लग रहा है घर छोड़कर। सीरस इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। आखिर घर छोड़कर किसी को कैसा लगेगा। और सीरस अपना सामान उठवाकर एक किराए का कमरा लेता है और वहाँ वो एक झूठ बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक फैमिली है। तब जाकर उसे वो किराए का कमरा मिलता है और अब कोर्ट में सुनवाई का दिन आ जाता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से लड़ रही लॉयर वो कहती है कि यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स हैं और इसी तरह एयू के भी कुछ रूल्स रहे होंगे और उन्हीं रूल्स को प्रोफेसर सीरस ने तोड़ा है। एक शिक्षक होकर शिक्षा का अपमान किया है और यूनिवर्सिटी पर एक कलंक लगा दिया। इसलिए यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर सीरस को सस्पेंड करके अपने नियम का पालन किया है और अपने नियमों का पालन करना कोई गलत बात नहीं है। वहीं सीरस के वकील कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वालों ने अपने बनाए रूल्स को फॉलो किया है, उन्होंने संविधान के रूल्स को फॉलो नहीं किया। आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि हमारे देश के हर एक नागरिक को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इसके मुताबिक सीरस के साथ गलत हुआ है और 8 फरवरी की रात मेरे क्लाइंट से वो संवैधानिक हक छीन लिया गया। 2 लोग जबरदस्ती उनके कमरे में घुसे और उनके प्राइवेट मूवमेंट पर वीडियो बनाई गई और कुछ देर के बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी वहां आ गए। वो चाहते तो उन्हें रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन 2 आदमियों के खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सीरस को ही यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया। मेरे क्लाइंट के 3 महीने ही रिटायरमेंट के बचे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उनसे उनके संवैधानिक हक छीन लिए और इसके चलते मेरे क्लाइंट के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि मेरे क्लाइंट सीरस का सस्पेंशन ऑर्डर वापस लिया जाए और उनका मकान भी वापस किया जाए। और फिर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को बुलाया जाता है। वो कहते हैं हमें पता चला था कि यूनिवर्सिटी में एक वीडियो फिल्माई जा रही है और जब हम प्रोफेसर सीरस के कमरे में पहुँचे तो हमने सीरस और रिक्शे वाले को गलत हालत में पाया और ये बहुत गलत था। और फिर यूनिवर्सिटी की लॉयर एक लेटर दिखाती है, जो लेटर खुद सीरस ने लिखा था। वो लेटर वही माफीनामे का था जिसमें सीरस ने अपनी गलती मानी थी कि उससे गलती हुई थी। इसके चलते यूनिवर्सिटी का केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सीरस वहाँ से अपने दोस्त श्रीधरन के घर निकल जाता है।
सीरस उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कोर्ट में गवाही दे कि उसने वो लेटर अपनी मर्जी से नहीं लिखा था। श्रीधरन कहता है कि अब ये मामला एक पब्लिक इशू बन चुका है। मेरी फैमिली से कभी कोई कोर्ट कचहरी नहीं गया और अब तुम ये सब अकेले ही भुगतो। और सीरस वहाँ से मायूस होकर वापस चला जाता है। सीरस जिस किराए के मकान में रहने लगा था, उस मकान मालिक को अचानक पता चल जाता है कि सीरस शादीशुदा नहीं है और वो अभी अभी उसके बारे में बाहर से सुनकर आया था। इसलिए वो अपने मकान से सीरस को निकाल देता है। अब सीरस के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वो फिर से गलियों में जाकर रहने के लिए कमरा ढूंढने लग जाता है और फिर से वो बदलकर एक और घर में रहने लग जाता है। उसे बार बार सामान शिफ्ट करते हुए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। यहाँ दीपू के पास एक वीडियो आता है। ये वीडियो उसी रात का था। दीपू देखता है कि कितनी बेरहमी से उन दोनों को मारा जा रहा था और वो ध्यान से उस रिक्शे वाले की शक्ल देखता है। वो सोचता है कि मुझे इसके घर जाना चाहिए, शायद मुझे कुछ पता चल जाए। दीपू को पता चलता है कि रिक्शे वाले का नाम इरफान है। वो उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी माँ कुछ लोगों को बुलाकर दीपू की पिटाई करवा देती है और अब फिर से सुनवाई का दिन आ जाता है। सीरस को कटघरे में खड़ा किया जाता है और फिर वो उस रात क्या कुछ हुआ सब कुछ बताता है। वो बताता है कि 2 आदमी हमारे कमरे के अंदर आ गए और वो लोग हमें मारने लगे और हमारी फोटो खींचने लगे। हम लोगों का बिना कपड़ों का वीडियो बनाया और फिर 4 प्रोफेसर भी आ गए। उनमें से 2 दूसरे कमरे में जाकर कुछ बातें करने लगे और उनमें से एक कहता है कि जो वीडियो बनाई गई है वो मेरे पास है, वो कहीं भी वायरल नहीं होगी। लेकिन अगले ही दिन मेरा वीडियो सभी जगह फैल गया। न्यूज़पेपर पर मेरी फोटो छाप दी गई और लोग मेरे खिलाफ नारे लगाने लगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे अजीब निगाह से देखते हैं, जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। मेरे घर की बिजली काट दी गई और फिर मुझे घर से भी निकाल दिया गया। और यहाँ हम देर रात दीपू को ऑफिस में देखते हैं। वो अपनी सीनियर से बात कर रहा था और अचानक दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और दूसरी तरफ हमें सीरस और रिक्शे वाला दिखाया जाता है। और ये दोनों सीन इसलिए दिखाए जाते हैं कि हमें समझ में आ सके कि सीरस उस रिक्शे वाले से प्यार नहीं करता था, बल्कि वो एक मोमेंट था। मतलब उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। और अगले दिन हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि कोर्ट ने सीरस के फेवर में फैसला सुनाया है। सीरस का सस्पेंशन ऑर्डर रोक दिया गया है और वो इस केस को जीत गए हैं। और जब दीपू तक ये खबर पहुंचती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि लोगों तक सही न्यूज दीपू ने पहुंचाई थी। इसलिए लोग सीरस के सपोर्ट में खड़े हुए थे। नहीं तो मीडिया इस चीज को इतना गलत बना देता है कि लोग मीडिया के हिसाब से चलने लग जाते हैं और उन्हें सही गलत का फर्क नजर नहीं आता। और फिर रात को दीपू प्रोफेसर सीरस को फोन करता है। वो उसे केस के जीतने की बधाई देता है और कहता है कल मैं आपके पास आ रहा हूँ, हम दोनों इस खुशी में पार्टी करेंगे और आपका पहला इंटरव्यू अब मैं लूंगा। सीरस दीपू से कहता है तुम बहुत अच्छे लड़के हो, और इतना कहकर वो फोन रख देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि दीपू कहीं रिपोर्टिंग कर रहा था। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो मैसेज देखकर दीपू अचानक रोने लग जाता है और तब हमें पता चलता है कि प्रोफेसर सीरस की मौत हो चुकी है। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है कि रात को प्रोफेसर सीरस को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ था। और फिर हमें स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि प्रोफेसर के ब्लड में जहर के अवशेष पाए गए थे। मतलब उन्हें किसी ने जहर दे दिया था। शायद किसी को उनकी जीत बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन प्रोफेसर सीरस जीना चाहते थे। वो अपनी खुशी दीपू के साथ साझी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किसी ने सीरस की जान ले ली। और इनके पीछे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का हाथ बताया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि इस देश में इतना काफी नहीं कि वो एक इंसान है, उसे एक आदमी या औरत होना जरूरी है। यदि उसके अंदर फीलिंग्स अलग हैं, तो वो एक गुनहगार है। यदि वो एक किन्नर है तो भी गलत है। यदि वो एक गे है तो भी गलत है। वो एक इंसान है, ये काफी नहीं है। और यही हमारी सोसाइटी की सोच है। प्रोफेसर ने किसी के साथ गलत नहीं किया था, उन्होंने किसी के साथ बलात्कार नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्हें जीने नहीं दिया गया, उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया। ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, उनके साथ ये घटना घटित हुई थी और जब वो अपना केस जीत गए तो अगले दिन उन्हें मृत अवस्था में पाया गया। बाहर की कंट्रियों में भी प्रोफेसर सीरस की तरह लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें
उसी नजरिए से देखा जाता है जैसे कि आम लोगों को। उनके लिए उनके समाज में कोई अलग नजरिया नहीं बनाया गया, और यदि उनके अंदर फीलिंग्स अलग हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है। ये एक हार्मोन्स है और ये किसी से पूछ के उसकी बॉडी में प्रवेश नहीं करते। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।